हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा जिसमें हम लोग एल आई सी डबल ए के इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक होगा इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। आप इन आंसर्स को लिख के अपने नोट्स बनाइए। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि जो लिखा है और जो मैंने एक्सप्लेन करा है उसके अंदर वेरिएशन आपको मिले, क्योंकि लिखा हुआ आप लोग रीड कर सकते हैं बट जो मैंने बोला है वो बैकएंड की एप्लीके एक तरह से एक्सप्लेनेशन है, जो आपको बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट भी आपको उसमें मैं बता रहा हूँ, सो दैट आपको आंसर रिमेंबर करने में, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्रॉस क्वेश्चन से आपको प्रोटेक्शन मिले। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो में। इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के बीच में क्या फ़र्क है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इंश्योरेंस के इंटरव्यूज में म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल पूछा जाता है। वैसे तो देखो, जब इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं दोनों ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, बट उनका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है, रिस्क प्रोफाइल अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग होता है। इंश्योरेंस का प्राइमरी फोकस रिस्क प्रोटेक्शन पे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर होता है ना। और इट प्रोवाइड्स कंपनसेशन अगेंस्ट अनसर्टेन इवेंट सच एज डेथ, डिसेबिलिटी और इलनेस। लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सेविंग्स की बात करती है। रिटर्न जो होते हैं जनरली स्टेबल होते हैं और मार्केट लिंक नहीं होते हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस में रिटर्न्स वाली पॉलिसीज होती हैं, मार्केट लिंक जनरली नहीं होते। ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो मार्केट से लिंक करते हैं, बट अदरवाइज नॉट नेसेसरी कि सारे प्रोडक्ट्स मार्केट लिंक हो। म्यूचुअल फंड्स की हम लोग जब बात करते हैं तो मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह काम करते हैं। इन्वेस्टर से मनी लेकर उन्हें अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ क्रिएशन। लाइफ इंश्योरेंस का या फिर इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, रिस्क प्रोटेक्शन करना, रिस्क कवर करना। वो कंपनसेशन देते हैं अगेंस्ट अनसर्टेन इवेंट्स। प्राइमरी फोकस क्या है, रिस्क प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। म्यूचुअल फंड्स का जो फोकस होता है वो होता है वेल्थ क्रिएशन। रिटर्न्स इनके अंदर गारंटीड नहीं होते और मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। मैक्रोइकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए दोनों चीजों को, तो इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क ट्रांसफर करती है, सोशल सिक्योरिटी करती हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन करती हैं। बट जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। एलआईसी के लिए क्या है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्ले अ ड्यूअल रोल। वन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू हाउस होल्ड्स। दूसरा, मोबिलाइज लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर इंफ्रा एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब एलआईसी के पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करेंगे तो ये हाउस होल्ड्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स को मोबिलाइज करती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी क्या होते हैं? एसआईपी आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनके लिए होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हो। ऐसे समझ लीजिए जैसे बैंक में एक बड़ा डिपॉजिट है, उस बड़े डिपॉजिट को आप एफडी बोलते हो, है ना, फिक्स डिपॉजिट। वही अगर आप हर महीने उसमें पैसा डालते रहो तो वो आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हो। तो आपने अगर एक बार में कोई बड़े अमाउंट का म्यूचुअल फंड ले लिया, वो तो आप क्या कहते हैं, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है। बट अगर रिकरिंग वे में आप उसमें हर महीने कुछ कुछ पैसा डालते रहो तो वो आपका एसआईपी का काम करता है, जैसे बैंक में आपकी रिकरिंग डिपॉजिट होती है। एसआईपी के काफी सारे एडवांटेजेस हैं। क्या, ये डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट देती है। इन्वेस्टमेंट जैसे आप रिकरिंग डिपॉजिट में आप नियम से पैसा डालना है, सेम आपका एसआईपी में है कि आपका डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होता है। मार्केट वॉलिटिलिटी का इंपैक्ट इसका रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एक महीने हो सकता है मार्केट गिर रहा हो तो अगले महीने मार्केट फिर उठ जाएगा। इसके अंदर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग भी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको यूनिट्स मिलती हैं। 10 यूनिट मिल गई, 15 यूनिट मिल गई, तो जब मार्केट की वैल्यू लो है उस समय आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी, तो आगे चल के उसकी वैल्यू भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब मार्केट की वैल्यू हाई है, मार्केट हाई चल रहा है, उस समय आपको नंबर ऑफ यूनिट जो मिलेंगी वो कम मिलेंगी। एसआईपी से क्या होता है, मार्केट टाइमिंग का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग की पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, एसआईपी आर यूजफुल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स बिकॉज इट अलाउज ग्रेजुअल वेल्थ एक्यूमुलेशन विदाउट रिक्वायरिंग लार्ज लमसम इन्वेस्टमेंट्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि हम लोग नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, इकट्ठा आपके पास 10 लाख 15 लाख रुपया नहीं है। आप हर महीने का 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का एसआईपी ले सकते हो और आपका लमसम इन्वेस्टमेंट की जगह आप ग्रेजुअल वे में पैसा जोड़ते रहोगे। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होता है, सच एज रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर चिल्ड्रंस एजुकेशन। ये सब चीजें आप जब इंडस्ट्री में आओगे तब आप इन चीजों का मतलब समझ पाओगे ज्यादा बेटर वे में।
क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। एनएवी क्या होता है? एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। ये क्या बताता है? जब हम कोई म्यूचुअल फंड्स लेते हैं ना, तो उसकी हर एक यूनिट, जैसे अभी बताया था एसआईपी में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट होती हैं, तो उस यूनिट की जो मार्केट वैल्यू है वो हमारा एनएवी कहलाता है। ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग लायबिलिटीज फ्रॉम टोटल एसेट्स एंड डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। तो बेसिकली जो एनएवी होता है ये किसी भी फंड के पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को बताता है। ठीक है? बट वो एक्चुअली में ये नहीं बता रहा कि वो बेटर है या वर्स है, वो सिर्फ उसकी प्राइस पर यूनिट को बता रहा है। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। सोवरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं? सोवरेन बॉन्ड्स जो होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सोवरेन से मतलब हो जाता है सरकारी। तो गवर्नमेंट जब भी कोई अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च करती है उन्हें सोवरेन बॉन्ड्स कहते हैं। गवर्नमेंट क्यों लॉन्च करेगी? क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। सरकार को पैसा किस लिए चाहिए? चाहे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए हो या सरकार के कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए हो, क्योंकि उनके अंदर सरकारी गारंटी होती है, सोवरेन गारंटी होती है, उनका क्रेडिट रिस्क बहुत कम होता है। जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं। These bonds help the government mobilize funds for infra development, renewable energy projects and fiscal management. ठीक है? इसके अलावा इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है? इन्वेस्टर्स के लिए ये रिलेटिवली सेफ इक्विपमेंट्स होते हैं, सॉरी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और स्टेबल रिटर्न्स मिलता है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? जीसैक्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये ट्रेडेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है टू फाइनेंस देयर फिस्कल डेफिसिट्स। They include treasury bills for short term borrowing and government bonds for long term borrowing. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या स्टेट गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट्स के लिए जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। ये रिस्क फ्री होती है क्योंकि इनके पीछे भी सोवरेन गारंटी होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती हैं सो दैट उनका पोर्टफोलियो स्टेबल बना रहे। और कई बार कुछ रेगुलेटरी इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स भी होती हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में बैंकों के लिए एसएलआर होता है, तो उसके अंदर है कि 18%, 18.25%, 18.5%, डिपेंडिंग की कब रेट क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो वो आपकी रेगुलेटरी इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हो गए। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी लायबिलिटीज और स्टेबल रिटर्न्स की होती हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? मैंने पीछे आप लोगों को एक एग्जांपल में ही समझाया था रिस्क डाइवर्सिफिकेशन में, कि आप तरह तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं। सारा पैसा एक ही तरह के सिंगल तरह के इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल आप बैंकों में भी लगा रहे हो, आप अपना पैसा मतलब बैंकों में डिपॉजिट की फॉर्म में आपने पैसा रखा है, आपने शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, आपने म्यूचुअल फंड्स भी लिया हुआ है, हो सकता है आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस भी लिया हुआ हो, आपका पीपीएफ अकाउंट भी आपने खोला हुआ हो, आप जब जॉब करेंगे तो एनपीएस ऑलरेडी आपको डिडक्ट होएगा। तो जब आपका ये पैसा मल्टीपल वे में लगा होता है तो क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है ना, वो बट जाता है। सिर्फ एक सेगमेंट पे आपका सारा रिस्क नहीं होता। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट एसेट्स रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू मार्केट कंडीशन। बाय डाइवर्सिफाइंग लॉसेस इन वन एसेट क्लास कैन बी ऑफसेट बाय गेन्स इन अनदर। मतलब ये माना जाता है कि मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट के एसेट्स हैं, है ना, वो अलग अलग तरह से एक्ट करते हैं मार्केट कंडीशन में। हो सकता है कि आज कोई एक एसेट लॉस में जा रहा हो, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए दूसरा एसेट आपको प्रॉफिट देगा ताकि वो लॉस उसका नलीफाई हो जाए। अदरवाइज आपका सारा पैसा अगर उसी लॉस वाले एसेट में लगा हो तो आपका पैसा लॉस में जाता। अब आप ये काउंटर कर सकते हो कि उसमें ना लगा के सिर्फ आपने प्रॉफिट वाले में पैसा लगाया होता, तो हो सकता है आज आपको उस पर प्रॉफिट मिल रहा हो, 2 दिन बाद उसमें लॉस हो जाए। तो सबसे सेफेस्ट क्या है? सबसे सेफेस्ट होता है बैंकों में पैसा डिपॉजिट करना, जो ट्रेडिशनली लोग करते हैं। बट देन बैंकों में आपको 6% या 7% का रिटर्न मिल रहा है, मार्केट में आपको 12%, 15%, 18% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो इसे कहते हैं रिस्क डाइवर्सिफाई करना। और मार्केट में रिस्क डाइवर्सिफाई करके रखना जरूरी होता है। जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं या इटसेल्फ जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, बैंक्स हो गए, ये अपना रिस्क पोर्टफोलियो को या अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रिस्क को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में क्या फर्क है? तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? जो टर्म इंश्योरेंस होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लाइफ कवरेज देता है। इसके अंदर आपका लाइफ कवरेज का जो प्रीमियम है, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है, वो बहुत कम होता है। बट इसमें कोई मैच्योरिटी की बेनिफिट्स नहीं मिलते।
सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है कि हाँ, आपको अगर कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को, से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का आपका टर्म इंश्योरेंस है, तो आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को या नॉमिनीज को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बट आप जिंदा रहे तो आपको कुछ बेनिफिट होगा? नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें प्लान्स होते हैं, जैसे एंडोमेंट प्लान्स होते हैं या फिर उन्हें यूलिप प्लान्स भी कहा जाता है, यूलिप प्लान्स होते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होता है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के साथ साथ सेविंग्स भी होती है। यहाँ पे आपने जब प्रीमियम दिया, ठीक है, तो आप प्रीमियम दे रहे हो उसका कुछ पार्ट तो ये लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे रिटर्न्स आते हैं। जैसे मान लो आपने 50,000 रुपये हर साल का आप दे रहे हो, तो हो सकता है उसका 25,000 रुपये 30,000 रुपये मार्केट में लग जाए, और बाकी जो 20,000 रुपये बचा वो आपको एक तरह से इंश्योरेंस हो गया आपका। अब जब आपको इनकम प्रोटेक्शन करनी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस सबसे अच्छा होता है। इन्वेस्टमेंट कब होता है? इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस का फायदा तब है जब आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो और वेल्थ एक्यूमुलेशन करते हो, क्योंकि इंश्योरेंस के रिटर्न्स भी यूजुअली बैंक की एफडी से ज्यादा हो जाता है। बट अगर आप लोग अच्छे से म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आप देखोगे कि इंश्योरेंस के रिटर्न्स जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है या वेल्थ क्रिएशन है थ्रू इंश्योरेंस प्लान्स, वो रिटर्न्स आपको कैपिटल मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स के कंपैरेटिवली काफी कम होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज पेंशन फंड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब पेंशन फंड क्या करते हैं? पेंशन फंड इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन लेते हैं और एम्प्लॉयर्स का भी कंट्रीब्यूशन लेते हैं, फिर उनको रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं, और लास्ट में एक रेगुलर इनकम मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। जैसे आप लोगों का एनपीएस है ना। एनपीएस में भी तो ये होता है, सैलरी से पैसा कटता है, गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती है, और वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, कुछ हाइब्रिड इक्विपमेंट्स में, कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, और ये पैसा धीरे 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 एक्यूमुलेट होता रहता है, और पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। इट प्रमोट्स लॉन्ग टर्म सेविंग्स। ऐसा नहीं कि आपने आज पैसा डाला और 5 साल बाद निकाल लिया। पैसा डल रहा है, कुछ सिचुएशनल है, अदरवाइज पैसा आपको 30-35 साल तक, डिपेंडिंग ऑन योर एज कितनी है, वो तब तक पैसा आपका जुड़ता ही रहेगा। इट रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन सोशल वेलफेयर सिस्टम, कि आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स की आपको नीड नहीं है। आपने अगर पेंशन प्लान लिए हुए हैं तो ऑलरेडी आप एक तरह से अपने फ्यूचर को कवर कर रहे हैं। सपोर्ट्स कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट थ्रू स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड मैनेजर्स ये रिटायरमेंट प्लानिंग में और सोशल सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं, व्हाट आर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं? कई बार क्या होता है कि जैसे आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हो, आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपका स्टार्टअप है, तो आपको बैंक वगैरह से या जो ट्रेडिशनल लैंडिंग चैनल्स हैं, बोरोइंग चैनल्स हैं, वहां से आपको पैसा नहीं मिलता। आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, आपको कोई लोन क्यों देगा? तो ऐसे केसेस में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं। ये क्या होते हैं? प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं, है ना। कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू करी कि हम दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, बदले में उनका प्रॉफिट लेंगे या फिर उनके शेयर्स ले लेंगे, है ना। तो प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट इन्वेस्ट इन ऑल्टरनेट एसेट क्लास सच एज प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट। सेबी इन्हें रेगुलेट करता है, एंड दे आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड रिस्क प्रोफाइल। AIF help channel funds to emerging sectors and startups supporting economic growth and innovation। ठीक है, ये जो स्टार्टअप की कंपनीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पर ये फंड्स को पैसा देते हैं, वहां पे ये फंड्स देते हैं, उन्हें लोन देते हैं एक तरह से, या उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, फिर कुछ हेज फंड्स होते हैं, कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, कुछ इंफ्रा के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी एसेट क्लास को कैटर कर रहे हैं। बट इन्हें रेगुलेट कौन करता है? AIFs को रेगुलेट करने का काम है सेबी का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना, बस उसी को आप समझ लीजिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है कि जो पैसा आज है is more valuable than the same amount received in future because it can earn return through investment। आज आपके पास 1 लाख रुपए है, और 2 साल बाद अगर बात करें तो मान लेते हैं कि उस समय भी आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आज के 1 लाख रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी रेदर देन कि 2 साल बाद आपके पास 1 लाख रुपए हो। ये कहां पर होता है? आपने 1 लाख रुपए घर में रखा हुआ है कैश, 2 साल बाद भी
वो 1 लाख रुपए एज इट इज रहेगा। 2026 चल रहा है, 2028 में भी वो कैश आपका उतना ही रहेगा। बट इसी पैसे को अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा हो, है ना, 7% भी अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट भी आपको मान लो आपको मिलेगा, तो आपके कितने रुपए इस पे बढ़ गए? 2 साल बाद आपको 14,000 रुपए मिल गए। और कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो पैसा और ज्यादा मिलेगा। यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है कि जो पैसा आज है और वही पैसा अगर फ्यूचर में हो, तो आज के पैसे की वैल्यू ज्यादा है rather देन कि सेम पैसा आपके पास फ्यूचर में हो। Concept is fundamental in financial planning, insurance premium calculation, annuity pricing, and investment decision making. Insurance companies uses this principle to calculate policy pricing and manage long-term liabilities effectively. ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, एन्युटी प्राइसिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसी की हेल्प से इंश्योरेंस कंपनीज अपने फ्यूचर के जो पे आउट्स हैं, जो रिटर्न पे करना है इन्वेस्टमेंट में, वो सब कैलकुलेशन करते हैं। पार्ट 3 में इतना ही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग खुद से लिखें। कुछ और अगर ऐड करना हो आंसर्स में तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मुझसे डिस्कस सकते हैं। कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ आया हो, आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप में पिंग कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ फीडबैक है, कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, डाउट्स अपने मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। Till then, keep preparing. Thanks for watching this video.